हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजिक्स फॉर अपकमिंग फॉरेस्टर एग्जाम्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहले हम पढ़ेंगे ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मेनली फिजिक्स के दो ब्रांच होते हैं। एक ब्रांच को हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स और दूसरे ब्रांच को हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब होता है जो कि एस्टेब्लिश हुई थी बिफोर द 20th सेंचुरी। ये आपको याद रखना है कि क्लासिकल फिजिक्स इट वाज एस्टेब्लिश्ड बिफोर 20th सेंचुरी एंड जो 20th सेंचुरी के बाद एस्टेब्लिश हुई थी दैट फिजिक्स इज कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स आफ्टर 20th सेंचुरी। अब क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या आता है ये आपको याद रखना है। क्लासिकल फिजिक्स में आता है मैकेनिक्स, इसमें आता है थर्मोडायनेमिक्स, इसमें ऑप्टिक्स आता है, एकॉस्टिक्स आता है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, रिलेटिविटी, एस्ट्रोफिजिक्स। ये कुछ ब्रांचेस आते हैं जो कि क्लासिकल फिजिक्स के अंडर आते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स आता है, एटॉमिक फिजिक्स आता है, न्यूक्लियर फिजिक्स आता है। तो ये कुछ ब्रांचेस हैं ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखेंगे वन बाय वन कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस जो कि पेपर में आपको एज इट इज़ आ सकता है एज डेफिनेशंस। फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स। Mechanics it is a branch of physics which deals with the study of motion of the objects and the equilibrium of the object under many forces is called mechanics. Mechanics एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम डील करते हैं विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो ये भी हम पढ़ते हैं कि ये रेस्ट में क्यों है, क्योंकि इट इज़ अंडर द इफेक्ट ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस। अब मैकेनिक्स के अंदर तीन ब्रांच आते हैं। पहले ब्रांच को हम बोलते हैं स्टैटिक्स, दूसरे ब्रांच को हम बोलते हैं काइनामेटिक्स और तीसरे ब्रांच को हम बोलते हैं डायनामिक्स। तो ये तीनों ब्रांच आपको याद रखने हैं, स्टैटिक्स, काइनामेटिक्स एंड डायनामिक्स। अब स्टैटिक्स क्या होता है, इट डील्स विद द बॉडीज जो कि इक्विलिब्रियम में होते हैं अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। सपोज अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो ये बॉडी रेस्ट में क्यों है, ये आता है अंडर दिस स्टैटिक्स। अब काइनामेटिक्स क्या होता है, काइनामेटिक्स का मतलब होता है कि हम यहाँ पे मोशन पढ़ते हैं लेकिन काज ऑफ मोशन क्या होता है वो हमें पता नहीं होता है। सपोज कोई बॉडी मूव कर रही है, ये बॉडी मूव कर रही है लेकिन इस बॉडी को मूव कौन करवा रहा है ये हम नहीं पढ़ते हैं। मतलब कॉज ऑफ मोशन क्या होता है दैट वी डू नॉट सी। यहाँ पे हम काज नहीं पढ़ते हैं कि अगर बॉडी मोशन में है कि ये मोशन में क्यों है, इसका काज क्या है ये हम नहीं पढ़ते हैं। तो इसको हम बोलते हैं काइनामेटिक्स। और तीसरे ब्रांच को हम बोलते हैं डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं मोशन प्लस कॉज ऑफ मोशन, कि कोई चीज़ अगर चल रहा है इसको कौन चला रहा है, दैट्स कॉल्ड कॉज। कॉज ऑफ मोशन हम पढ़ते हैं डायनेमिक्स में। तो स्टैटिक्स में हम डील करते हैं विद द बॉडीज जो कि इक्विलिब्रियम में होते हैं, दैट इज जो कि रेस्ट में होते हैं। ऐसे ही काइनामेटिक्स में हम पढ़ते हैं मोशन विदाउट कॉज एंड डायनामिक्स में हम पढ़ते हैं मोशन विद कॉज। तो यहाँ पे यही लिखा है मैंने, काइनामेटिक्स the branch of mechanics which deals with the study of mechanical motion of bodies without taking into account the cause of motion। तो ये आपको याद रखना है, पेपर में आपको ये आ सकता है। काइनामेटिक्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैकेनिकल मोशन विदाउट टेकिंग, ये आपको यहाँ पे याद रखना है ये वर्ड, विदाउट टेकिंग द अकाउंट ऑफ द कॉज ऑफ मोशन। बॉडी क्यों चल रही है ये हम नहीं पढ़ते हैं लेकिन मोशन हम पढ़ते हैं। ऐसे ही इसके बाद आता है डायनामिक्स। डायनामिक्स में क्या होता है, वही स्टडी विद द मैकेनिकल मोशन आल्सो द कॉज ऑफ द मोशन। तो डायनामिक्स में हम दोनों चीज़ पढ़ते हैं, एक तो मैकेनिकल मोशन पढ़ते हैं और कॉज ऑफ द मोशन ये भी हम पढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब दूसरे ब्रांच को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मीन्स हीट, इट डील्स विद हीट एंड टेम्परेचर। तो इसमें हम थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, हीट एंड टेम्परेचर और कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल वर्क इनटू हीट एंड वाइस वर्सा। तो हीट के बारे में पढ़ना, टेम्परेचर के बारे में पढ़ना, दैट्स कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। ये आपको याद रखना है। ऐसे आता है एकॉस्टिक्स आता है यहाँ पे। एकॉस्टिक्स में क्या होता है, इट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ जनरेशन, रिसेप्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स। तो साउंड को पढ़ना उसको हम बोलते हैं एकॉस्टिक्स, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। और ऑप्टिक्स, दिस इज द फेमिलियर ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स।
सॉरी ऑप्टिक्स, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इसमें हम पढ़ते हैं नेचर एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसमें हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, पोलराइजेशन हम पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस, हम इसमें पढ़ते हैं मिरर्स, लेंसेज। तो ये सारा आता है किसमें, ऑप्टिक्स में। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। और इसके बाद आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स इट डील विद द एटॉमिक न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर के बारे में पढ़ना, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। और न्यूक्लियस में आपको पता होगा इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। ऐसे ही आता है पार्टिकल फिजिक्स। इट डील्स विद द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर इज मेड। मैटर किस चीज़ का बना होता है, दैट इज़ कॉर्क्स का बना होता है, लेप्टॉन्स का बना होता है, फोटॉन्स का बना होता है, ऐसे ही बोसॉन्स का। तो अल्टीमेट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को पढ़ना, उसको हम बोलते हैं पार्टिकल फिजिक्स। मतलब इसमें हम यही पढ़ते हैं, कॉर्क्स पढ़ते हैं, इसमें लेप्टॉन्स पढ़ते हैं, हाइड्रॉन्स, फोटॉन्स, बोसॉन्स। तो ये सब आता है पार्टिकल फिजिक्स में। ऐसे ही आता है एक ब्रांच दैट कॉल्ड रिलेटिविटी, लेकिन यहाँ पे लिखा है मैंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इट वाज गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1905। ये आपको याद रखना है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इट वाज गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1905। अब ये क्या बताता है कि इट स्टेट्स दैट स्पेस एंड टाइम आर रिलेटिव। स्पेस और टाइम आपस में रिलेटिव होते हैं। एंड ऑल द मोशन मस्ट बी रिलेटिव टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम जो भी मोशन पढ़ते हैं वही स्टडी मोशन अकॉर्डिंग टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आगे मैं बताऊंगा आपको कि व्हाट इज दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसे ही इसमें ये दो पॉस्टुलेट्स हैं, ये आपको नज़र में रखने हैं। फॉर एग्जांपल पहला पॉस्टुलेट, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम फॉर ऑल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जर्वर्स वेलोसिटी। लॉज ऑफ फिजिक्स सेम होते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जर्वर्स वेलोसिटी। दूसरा पॉइंट, द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। ये भी आपको याद रखना है। तो ये दोनों पॉस्टुलेट्स आपको याद रखने हैं इन दिस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब हम देखेंगे कुछ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में चार फोर्सेस होते हैं फंडामेंटल, ये चारों आपको याद रखने हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और लास्ट आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन पेपर में आपको क्या आएगा, इनका ऑर्डर आपको नेसेसरली आपको ये याद करना है। फॉर एग्जाम्पल वीकेस्ट फोर्स इन नेचर दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 माना, ये लाइन आपको याद रखनी है, ये लाइन यहाँ पे। अगर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 माना तो वीक न्यूक्लियर फोर्स इट इज 10 पावर 25 स्ट्रॉन्गर टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये होता है 10 पावर 36 एज कंपेयर टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है दैट इज 10 पावर 38। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 1 होगा, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा 10 पावर 25, फिर जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो होगा 10 टू द पावर 36, एंड जो लास्ट होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दैट इज 10 टू द पावर 38। ये आपको ऑर्डर एज इट इज़ आपको ये पूरा याद रखना है। ऐसे ही अगर हम इसको रिवर्स में लिखेंगे, अगर मैंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को 1 माना तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम थ्रू आउट डिवाइड करेंगे इस लाइन को 10 पावर 38 से, ताकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 1 बने। तो यहाँ पे भी हो जाएगा डिवाइड 10 रेज़ पावर 38, तो 10 पावर 25 इसको भी डिवाइड हो जाएगा 10 पावर 38, और 10 पावर 36 इसको भी डिवाइड करना है 10 रेज़ पावर 38, और लास्ट टर्म जो है इसको भी आपको डिवाइड करना है 10 रेज़ पावर 38। तो 10 रेज़ पावर 38 से ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे ये कैंसिल दैट इज़ 1। ऐसे यहाँ पे 10 पावर 36 यहाँ पे, लेकिन डिनोमिनेटर में 2 बच जाएंगे, लेकिन अगर हम उसको ऊपर लेंगे यहाँ पे बचेगा 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर को अगर हमने ऊपर लिया तो वो बन जाएगा 10 रेज़ पावर -2। ऐसे ही 10 पावर 25 अगर हम इनको काटेंगे विद 10 रेज़ पावर 38 तो डिनोमिनेटर में आपको बचेगा यहाँ पे दैट इज़ 10 रेज़ पावर 13। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर लेता हूँ तो ये बन जाएगा 10 रेज़ पावर -13, और लास्ट अगर हमने इस पूरी टर्म को ऊपर लिया ये बन जाएगा 10 रेज़ पावर -38। तो ये ऑर्डर भी आपको याद रखना है। यहाँ पे दोनों ऑर्डर्स आपको याद रखने हैं। एक
1 10^25 10^36 एंड 10^38। तो रिवर्स में भी आपको याद रखना है। अगर आपने ये ऑर्डर याद रखा है ये भी काफ़ी है। फिर आपको क्या करना है, आपको थ्रू आउट डिवाइड करना है बाई 10^38, तो आपको ये वाला ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ दीज फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, ये आपको याद रखना है। ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स, और ये होता है ड्यू टू मासेस, मास डिपेंडेंट फोर्स। ऐसे ही दिस फोर्स इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स, इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। आगे मैं पढ़ाऊंगा ये सेंट्रल फोर्स क्या होता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ऐसे ही इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज़ ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ ग्रेविटॉन्स बिटवीन टू बॉडीज़। ये भी आपको याद रखना है कि दो बॉडीज़ के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, सो इट इज़ ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ ग्रेविटॉन्स। तो इसमें जो एलिमेंट्री पार्टिकल है दैट इज़ ग्रेविटॉन, ये आपको याद रखना है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अगर ये बॉडी ए है, सपोज ये बॉडी बी है, इनके बीच में डिस्टेंस आर है। बॉडी ए का जो मास है दैट इज़ m1, और बॉडी बी का जो मास है दैट इज़ m2। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू F इक्वल टू G कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये आपको याद रखना है कि F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज़। और यहाँ पे जो ये कैपिटल G है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू जो होता है दैट इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद रखना है, इस कैपिटल G का वैल्यू। ऐसे ही आप आगे पढ़ोगे स्मॉल g, उसका वैल्यू होता है ऑन अर्थ दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्मॉल g और कैपिटल G ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब सपोज मैंने यहाँ पे दो बॉडीज़ लिए, एक बॉडी जो है बॉडी ए, दूसरा इट इज़ बॉडी बी। बॉडी ए की चार्ज मैंने ली Q1 और बॉडी बी की चार्ज मैंने ली Q2। अब इनके बीच में या तो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। अब ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होगा, इट इज़ गिवन बाय कॉलम एंड इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये है कोलम्बस फोर्स। तो कोलम्बस फोर्स हम यहाँ से फिर निकाल सकते हैं बिटवीन द टू बॉडीज़। और आपको याद रखना है कि दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इट इज़ बोथ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, इट इज़ बोथ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स, इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स, इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, एंड इट इज़ ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ ग्रेविटॉन्स, सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये होता है ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स। ये आपको याद रखना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इट इज़ 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये पॉइंट आपको एज इट इज़ याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इट इज़ 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये फोर्स, इसकी जो फार्मूला है दैट इज़ F इज इक्वल टू K Q1 Q2 where Q1 and Q2 this is charge Q1 Q2 by R square। R it is a distance between the two bodies। और इस K का जो वैल्यू होता है दैट इज़ 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर। C मतलब कोलम पर कोलम स्क्वायर, ये होता है इस K का वैल्यू। आई होप आपको ये दोनों फोर्सेस समझ आए होंगे। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मैंने आपको अभी पढ़ाया कि अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, एक होता है प्रोटॉन्स, दूसरा होता है न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में जो बांध के रखेगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये आपको याद रखना है। द फोर्स होल्डिंग द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियनस। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम बोलते हैं न्यूक्लियनस, क्योंकि न्यूक्लियस इन्हीं दो का बना होता है, प्रोटॉन्स और एज वेल एज न्यूट्रॉन्स। तो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स होगा दैट्स कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड दिस इज अगेन अट्रैक्टिव इन नेचर। ये भी आपको याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर, एंड दिस इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। ये बहुत ही शॉर्ट रेंज में होता है ये फोर्स, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इट इज़ 100 टाइम्स, पेपर में आपको ये भी आ सकता है, 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। 100 को हम बोलेंगे 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है ये एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन यही फोर्स 10 रेज पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये आपको याद रखना है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10 पावर 2 10 स्क्वायर टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, और यही फोर्स 10 पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो इसका मतलब दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। और इसमें जो आपको याद रखना है दैट इट्स अ नॉन सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है इट इज़ अ नॉन सेंट्रल फोर्स। ये आपको एज इट इज़ आपको ये याद रखना है। और इसमें जो पार्टिकल एक्सचेंज होता है दैट इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पाई मीजानस। पहले में आता है ग्रेविटानस, दूसरे में आता है फोटानस, और इस वाले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में जो एक्सचेंज होता है पार्टिकल दैट्स कॉल्ड पाई मीजान। ये आपको याद रखना है, इट्स द एलिमेंट्री पार्टिकल। लेकिन आपको यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना है कि दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ये खुद बने होते हैं कॉर्क्स का। सो प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दीज आर मेड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स नोन एज कॉर्क्स। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और अब हम देखेंगे ये कॉर्क्स हैं क्या। दीज कॉर्क्स आर 6 इन नंबर। ये कॉर्क्स 6 होते हैं। अप कारक, सॉरी डाउन कारक, अप कारक, बॉटम कारक, टॉप कारक, स्ट्रेंज कारक एंड चार्म कारक। अब इनकी चार्जेस मैंने यहाँ पे लिखा है आपको, ये भी आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल डाउन कारक इसको है -1/3 ई मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज, और इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 कोलम। ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ही अप कारक इट इज़ +2/3 ई मतलब कारक को होता है फ्रैक्शनल चार्ज। बॉटम चार्ज इट इज़ बॉटम कारक इट इज़ -1/3 ई, टॉप कारक इट इज़ +2/3 ई, स्ट्रेंज कारक इट इज़ -1/3 ई एंड चार्म कारक इट इज़ 2/3 ई। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल प्रोटॉन, प्रोटॉन इसकी जो चार्ज होती है दैट वो होती है +E। ये आपको याद रखना है, मतलब +1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 कोलम। अगर हम यहाँ पे लेंगे UUD, हमने लिया 2 अप कारकस 1 डाउन कारक। लेकिन अभी मैंने आपको समझाया कि अप कारक के लिए UUD, अप कारक के लिए चार्ज होता है 2/3 ई। अगेन दिस अप कारक के लिए चार्ज होगा 2/3 ई, और डाउन कारक के लिए चार्ज होता है -1/3 ई। अगर हम इनको यहाँ पे ऐड करेंगे इट विल बिकम 2 + 2 4, 4 - 1 दैट इज 3। तो ये आएगा 3E/3, क्योंकि बेस यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 के साथ 3 हो जाएगा कट, तो इसका मतलब आया E। सो दिस इज प्रोटॉन, दिस E इट इज़ प्रोटॉन। तो इसका मतलब जो प्रोटॉन होता है इट इज़ मेड ऑफ 2 अप कारकस एंड 1 डाउन कारक। ये आपको याद रखना है, UUD, 2 अप कारकस एंड 1 डाउन कारक। ऐसे ही न्यूट्रॉन होता है मेड ऑफ डाउन कारकस 2 होते हैं उसमें, और अप कारक 1 होती है। अगर हमने लिखा यहाँ पे डाउन कारक इसकी चार्ज होती है -1/3 ई, अगेन यहाँ पे आएगा -1/3 ई, और अप कारक जो होता है दैट इज +2E/3। तो यहाँ पे ये पूरा हो जाएगा काट, क्योंकि -1 होगा -2, वो हो गया काट इसके साथ। तो इसका मतलब इसके चार्ज 0 आया, दैट इज न्यूट्रॉन। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ऐसे ही आता है लास्ट फोर्स दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स ये क्या होता है, जहाँ पे भी डिके होती है, वेन एवर देयर इज द फोर्स बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स इमिटेड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके। जहाँ पे कोई बड़ा पार्टिकल वो टूट जाता है उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके, और वहाँ पे निकलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स में जो फोर्स होता है दैट कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि दिस फोर्स इट एग्जिस्ट बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स emitted during the radioactive decay of a radioactive substance, and that force is called a weak nuclear force. तो weak nuclear force it is found in radioactive decay, ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमारे पास 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। एक
CGS यूनिट। CGS यूनिट में क्या होता है, इसमें होता है